बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिंप्लेक्स मेथड। अब सिंप्लेक्स मेथड में क्या करना होता है, अपने पास इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, की रूल्स हैं। पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपको जो रिमेनिंग इसका क्वेश्चन है जो इसका, वो मैं फिर आपको एक सोल्यूशन के साथ सोल्व करवाता हूँ। तो सबसे पहले सिंप्लेक्स मेथड के अंदर आपने क्या करना है, चेक वेदर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। आपने सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है जी, आपने ये चेक करना है कि आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है, ठीक है। जैसे ये अब हमारे पास ये एक फंक्शन लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेक करना है। ये जो हमारे पास ये सबसे पहले दिया होता है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसको हमने चेक करना है कि ये मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज। अगर ये लिखा हुआ है मैक्सिमाइज तो मैक्सिमाइज होगा, अगर ऐसे मिनिमाइज लिखा हुआ है तो फिर ये मिनिमाइज का फंक्शन होगा। हमने क्या करना है, if it is to be minimized then the convert it into a problem of maximization by। तो हमने इसको क्या करना है, अगर ये मिनिमाइज का उसने सोल्यूशन दिया हो, इस तरह क्वेश्चन दिया हो और लिखा हो मिनिमाइज है ये, तो हमने इसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या किया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, तो अब ये देखिए ये हमारे पास यही वैल्यू, ये +3x1 था, -3x1 हो गया। ये +2x2 था, ये -2x2 हो गया। ये +5x3 था और यहाँ पे -5x3 हो गया। तो ये क्या हो गया है, ये भी अब मैक्सिमाइज हो गया। ये मिनिमाइज में अगर कोई वैल्यू दी हुई तो उसको हमने मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। देन हमें क्या करना है, चेक ऑल द डिसीजन वेरिएबल्स। ये जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं x1 x2, ये डिसीजन वेरिएबल्स हैं, आर ज़ीरो, ठीक है। देन थर्ड पे अगर हम देखें, हमारे पास तो है एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग। हमने इसको क्या करना है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है हमने इनको, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है इनइक्वालिटी की शक्ल में, तो हमने इनको इक्वल में कन्वर्ट करना है। इक्वल के साथ हमने इनको कन्वर्ट कर देना और साथ में दो वेरिएबल यूज़ करने हैं। दो वेरिएबल्स कौन से हैं, एक स्लैक वेरिएबल और दूसरा सरप्लस वेरिएबल, टू कन्वर्ट द इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स इन इक्वेशंस। इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करना, यानी कि ये इनइक्वालिटी दी हुई थी, इसको इक्वल में कन्वर्ट करना है, तो इक्वल का साइन लगाएंगे, साथ में दो वेरिएबल यूज़ करेंगे s1 s2। इनको हम स्लैक और सरप्लस वेरिएबल, अगर ऐड करते हैं तो स्लैक वेरिएबल और माइनस करते हैं तो सरप्लस वेरिएबल, फिर हम उनको नाम देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास एक फोर्थ पॉइंट है, ये ऐड करेंगे स्लैक वेरिएबल्स को और लेस करेंगे सरप्लस वेरिएबल्स को। फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास, उसमें क्या करना है, चेक वेदर ऑल द बाई आर पॉजिटिव और नोट। इफ़ एनी बी आई इज़ नेगेटिव देन मल्टीप्लाई इट इक्वेशन टू कॉन्स्टेंट बाय -1। ये अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो उसके अंदर फिर आपको इस पॉइंट को बताता हूँ ये किस तरीके से हमारे पास आ रही हैं वैल्यूज़। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक लिखा हुआ सोल्यूशन ऑफ LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बाय सिंप्लेक्स मेथड। तो हमने सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू इसको सोल्व करना है। तो ये एक एग्जांपल पहले इसको बता रहा हूँ कि इसके अंदर चीज़ें होती क्या क्या हैं। तो ये एक फंक्शन दिया हुआ हमारे पास, ये मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन दिया हुआ है, 3x1 + 4x2 ये लिखा हुआ है, और सब्जेक्ट टू x1 + x2 लेस दैन एंड इक्वल टू 4, x1 - 2x2 लेस दैन एंड इक्वल टू 3। और ये हमारे क्या आगे वो दूसरे जो हमारे जिनको हमने जनरेट करना होता है, हमारे वो वाले फंक्शंस। अच्छा, नाउ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसको लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 3x1 + 4x2। यहाँ तक ऐसे हमने कहा था दो जो है स्लैक वेरिएबल्स ऐड करवाने। सब्जेक्ट फंक्शन के अंदर x1 + x2 इक्वल लगाएंगे और साथ में वेरिएबल यूज़ करेंगे। फिर सेकंड इक्वेशन के अंदर भी x1 - 2x2 इक्वल टू 3 और साथ में इसके साथ ये वेरिएबल यूज़ करेंगे s2, ठीक है। इन्हीं दोनों वेरिएबल्स को हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर भी यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये हमारे जो यही दोनों फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, x1 x2 s1 s2, ठीक है। ये हमारे स्लैक वेरिएबल्स इसके अंदर यूज़ हो चुके हैं, ठीक है। ये हमारे डिसीजन वेरिएबल के अंदर हमने इन वैल्यूज़ को लिख लिया। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या होगा, इसका एक टेबल बनाना है हमने। इस टेबल के अंदर सबसे पहले आपने क्या लिखना है, b, फिर सेकंड कॉलम आपने बनाना है CB, फिर XB, फिर x1 x2 s1 s2।
फिर मिनिमाइज, ठीक है। अब ये फंक्शन के अंदर ये बी क्या होता है, सी बी क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। बी क्या है, हमारे बेसिक वेरिएबल्स। बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं, ये जो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, ये S1 और S2, ये जो हमने यूज़ किए हैं ये वाले, ठीक है, S1 और S2 ये हमने यहाँ पे लिख लिया S1 S2। फिर सी बी क्या है, इन्हीं वेरिएबल्स के साथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा, इसके अंदर इनके कोफिशेंट, इसके अंदर इनके कोफिशेंट, इनका कोफिशेंट अभी यहाँ पे S1 का कोफिशेंट क्या है, 0, यहाँ पे भी क्या है, 0। अच्छा, यहाँ पे 0 S1 क्यों लिखा था, क्योंकि 0 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 0 ही रहता है, इससे इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इनके साथ हमने कोफिशेंट 0 लगाया होगा यहाँ पे। तो ये इनके कोफिशेंट यहाँ पे लिख लिए, इन्हीं के ये दोनों कोफिशेंट, ठीक है। देन हमने क्या किया, एक्स बी। अब एक्स बी के अंदर हमारे पास हमने क्या करना है, S1 और इसके जो हमारे कोफिशेंट आ रहे हैं X2 के, वो हमने लिख लेने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक्स बी क्या होता है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आपके लिए, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड हमारे पास, ये देखिए राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा था, 4 और 3। तो ये कॉन्स्टेंट्स हमने यहाँ पे लिख लेने हैं, 4 और 3। उसके बाद अब हमने यहाँ पे लिखा है X1 X2 S1 S2। अभी X1 की वैल्यू कैसे आएंगी, हमने यहाँ से देखनी है, यहाँ से सब्जेक्ट फंक्शन के अंदर X1 का कोफिशिएंट क्या होगा, 1, X2 का कोफिशिएंट क्या होगा, 1, फिर S1 का कोफिशिएंट क्या होगा, 1। यहाँ पे S2 नहीं है पहली इक्वेशन के अंदर, तो फिर S2 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0। सेकंड के अंदर आ जाए, इसके अंदर अब यहाँ पे X1 का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो ये हमने 1 लिख दिया। इसके अंदर ये मैं लिख देता हूँ, ये 1 और ये 2। अब इसके अंदर ये देखें X2 का कोफिशिएंट क्या है, -2, तो ये हमने -2 लिख दिया। फिर यहाँ पे S1 नहीं है, तो S1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 0, और S2 है, S2 का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे, 1, तो वो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ऊपर वाली ये जो लाइन है, यहाँ पे हमने कुछ कोफिशिएंट लिखे हुए हैं। ये कोफिशिएंट कहाँ से लिखे हमने, ये ऑब्जेक्ट फंक्शन से लिखे हैं, यहाँ से सारे। यहाँ पे X1 का कोफिशिएंट क्या है, 3, X2 का कोफिशिएंट क्या है, 4, S1 का क्या है, 0, S2 का क्या है, 0। वही हमने 3, 4, 0, S2 उनके ऊपर हमने वो कोफिशिएंट लिख लिए। इन कोफिशिएंट्स को हम कहते हैं CJ, इन्हें हम क्या कहते हैं, CJ। ये मैंने यहाँ पे लिखे भी हुए सारी चीज़ें, तो ये हमारे पास क्या है, CJ। अब यहाँ पे हमने इस टेबल के अंदर फाइंड आउट करना है सबसे पहले ZJ, और ZJ जो होता है वो इक्वल होता है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। जो ZJ होता है ये इक्वल होता है हमारे पास CB, ये जो CB की वैल्यू है ये क्या है, 0। इसको मल्टीप्लाई करना है X1 की वैल्यू के साथ, और वो क्या है, 1, ऐसे ब्रैकेट लगा लें, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि CB मल्टीप्लाई बाय 1। CB की वैल्यू क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये क्या आ जाएगा, 0 + 0, तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 0। फिर इसी तरीके से इस 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, इस 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 0। जब इनिशियल फंक्शन बना रहे होते हैं तो तब ये सारी वैल्यू 0 ही रहती हैं हमारे पास, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है CJ - ZJ। CJ की वैल्यू क्या है, ये ऊपर आई हुई है हमारे पास 3, 4, 0, 0। इस 3 में से माइनस करना है ZJ। ZJ की वैल्यू है 0। इसे 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3, 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, ठीक है। ये जो है ये हमारा सिंप्लेक्स मेथड है, हम इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए प्रॉपर हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू इसको हम सोल्व करते हैं। जी, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। यहाँ पे एक फंक्शन दिया है मैक्सिमाइज का 3x1 + 2x2। सब्जेक्ट क्या है, x1 + x2 <= 4, x1 - x2 <= 2, x1 x2 <= 0। अब अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, LLP की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो ये मैक्सिमाइज का फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x1 + 2x2। यहाँ पे हमने क्या करना है, इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना है और इनके साथ इक्वल का साइन लगाना है और साथ में स्लैक वेरिएबल्स यूज़ करने हैं।
ठीक है। सिलेक्ट वेरिएबल्स S1 और S2 ये दोनों हमने यूज़ कर लिए यहाँ पे। इन्हीं वेरिएबल्स को यहाँ पे भी लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, ठीक है। ये हमारे जो डिसीजन वेरिएबल है उनके साथ भी ये यहाँ पे लिखे जाएंगे। अब हमने बनाना है टेबल, इनिशियल टेबल जो हमारा सबसे पहला स्टेप ये था कि उसको इक्वल में साइन में लगाना है। अच्छा, ये अगर हमारे पास साइन इधर होता है तो फिर हम सरप्लस वेरिएबल यूज़ करते। अच्छा, ये अब हमारे पास एक टेबल हमारे पास बन गया। इसके अंदर मैंने अभी आपको जैसे बताया थोड़ा पहले कि सबसे पहले हम बी लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या है, जो वेरिएबल्स हमने बेसिक वेरिएबल्स यूज़ किए, और वो बेसिक वेरिएबल्स क्या थे हमारे S1 और S2, ये जो हमने यूज़ किए हैं। अभी इन S1 और S2 का हमने देखना है यहाँ पे CJ के अंदर हमने इनके देखने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर इनके कोफिशिएंट देखने, और वो क्या है 0 0, ये यहाँ पे, ठीक है, वो हमने लिख लिए। एक्स पे क्या है हमारा, जो इक्वल के इस साइड पे जो भी दो वैल्यूज़ आएंगी, ये 4 और 2, ये हमने लिख लिए यहाँ पे। देन x1 को हम देखेंगे यहाँ से, तो x1 के कोफिशिएंट लिखेंगे 1, x2 का कोफिशिएंट 1, s1 का कोफिशिएंट 1, तो वो हमने लिख लिया। और s2 नहीं है यहाँ पे, तो ये 0 आ जाएगा इसकी जगह। फिर इस सेकेंड लाइन के अंदर इसमें देखेंगे x1 का कोफिशिएंट क्या है 1, x2 का कोफिशिएंट क्या है -1, और s2 का कोफिशिएंट क्या है 1, तो s1 नहीं है यहाँ पे, तो s1 की जगह 0 आ जाएगा। ये हमने इनके कोफिशिएंट लिख लिए सारे। अब हमने क्या करना होता है, हमने सबसे पहले तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ZJ फाइंड करेंगे। ZJ कैसे फाइंड करते हैं मैंने अभी आपको बताया। इस ZJ जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, जो हमारे पास CB, ये जो CB की होती है हमारी वैल्यू, ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं x1 के साथ, इनके हर कोफिशिएंट के साथ अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, फिर ऐड करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 1, ये वाला, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। फिर इसी तरीके से इस 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी आंसर, ये पहली रो में तो आंसर 0 ही आता है हमारे पास। अच्छा, इनको जब करेंगे फिर हमने फाइंड आउट करना है CJ माइनस ZJ। CJ की वैल्यू ये है हमारे पास, ZJ की वैल्यू ये आई हुई है। तो 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0। अब इसके अंदर हमने देखना है कि हमारी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। इसके अंदर CJ माइनस ZJ के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 3। ये जो 3 है ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। इस वैल्यू को हम कहते हैं की कॉलम, इसको हम क्या कहेंगे, की कॉलम। इस की कॉलम के अंदर अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास की कॉलम आ गया। इस की कॉलम के अंदर हम देखना है x1 और x2 के कोफिशिएंट क्या है, इनकी रेशो लेनी है हमने xb के साथ, ये यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। मिनिमम xb डिवाइडेड बाय x1, ठीक है। ये xb क्या है हमारे पास 4, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। जो जिसके अंदर ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी ना, उसके एलिमेंट्स को, उनके एलिमेंट्स की रेशो लेंगे xb के साथ, ठीक है। तो मैक्सिमम इसमें आ रही थी 3 में, तो 3 के अंदर ये x1 और के एलिमेंट्स क्या आ रहे थे 1 और 1, तो इनको इस 4 को डिवाइड किया 1 से, 2 को डिवाइड किया 1 से, तो ये हमारे पास आ गई यहाँ पे वैल्यूज़। इनके अंदर हमने देखनी है छोटी वैल्यू क्या है, इन दोनों के अंदर छोटी वैल्यू क्या है 2, मिनिमम वैल्यू, ये की रो कहलाएगी। जिसके अंदर मिनिमम वैल्यू होगी वो की रो, जिसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू होगी वो की कॉलम। अब ये देखिए, ये की रो और ये की कॉलम किस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, यहाँ से इधर इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, इसको कहते हैं की एलिमेंट। जिसके अंदर की रो आ रही होगी ना, उस वाली रो को नेक्स्ट टेबल के अंदर हमने ख़त्म कर देना है। की रो को क्या करना है, बाहर निकाल देना है, यानी कि अब ये वाली रो को हमने निकालना है, और जो कॉलम आ रहा है उस कॉलम को इसकी जगह इन कर देना है। कॉलम क्या आ रहा है इसकी जगह x1, इस x1 को लाएंगे S2 की जगह, रो वाले वैल्यू को ख़त्म करेंगे और x जो कॉलम वाली वैल्यू है उसको इन करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे इनकमिंग वेरिएबल, इसके अंदर हमारे पास अब क्या होगा, देखिए की एलिमेंट क्या हमारे पास 1 है, इनकमिंग वेरिएबल क्या होगा x1, यानी कि जो आएगा अगले टेबल के अंदर, और आउटगोइंग वेरिएबल क्या होगा S2, ये वाली, यानी कि जो यहाँ से चली जाएगी, ओके। नेक्स्ट अब हमारे पास टेबल नंबर 3 है, इसका फर्स्ट स्टेप 3 है, उसके अंदर हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट इम्प्रूव्ड सिंप्लेक्स टेबल। अच्छा, इसके अंदर अब आप देखिए हमने क्या करना था, S1 तो हमारे पास आ जाएगा, ये जो S1 था ये अब कैसे आ रहा है हमारे पास, हमने ये प्रीवियस टेबल के अंदर
अभी हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे अभी हमने किया ये S2 को ख़त्म किया तो ये S1 अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा, ये S1 लिख दिया हमने ऐसे ही, ठीक है। और S2 ख़त्म हो गया था, उसकी जगह किसको आना था, कॉलम 1 को, इसको आना था। ये भी हमने यहाँ पे देखा, ये जिसके अंदर ये वाले कॉलम आ रहा था X1, इसको इन करना था तो X1 लिख दिया यहाँ पे। अब इनके देखें, इनके कोफिशिएंट क्या हैं S1 के, और इसके कोफिशिएंट क्या हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। S1 का कोफिशिएंट क्या है 0, तो वो लिख लिया हमने, और X1 का कोफिशिएंट क्या है, X1 का 3, वो लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है XB की वैल्यूज़। अभी ये कैसे हमने फाइंड आउट करनी है, इनको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, इसको करने के लिए अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इन वैल्यूज़ को हमने लिखना है। असल में सबसे पहले हमने इनको लिखना है। इनको कैसे लिखना है, ये जो वैल्यू आ रही थी ना, जो हमारा की एलिमेंट आया था हमारे पास, उस की एलिमेंट को हमने 1 बनाना होता है। अगर आप प्रीवियस टेबल को देखें, उस प्रीवियस टेबल के अंदर हमारे पास ये देखें, यहाँ पे की एलिमेंट क्या था 1, ये ऑलरेडी ही 1 है, और यहाँ पे इसके अंदर हमने इसको क्या बनाना था, 1 बनाना था, तो ये तो ऑलरेडी 1 है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को फिर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे जितने भी कोफिशिएंट यूज़ हुए थे इन सब को एज इट ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि इसको 1 बनाने के लिए तो ऑलरेडी 1 है ना, अगर यहाँ पे 2 होता तो हम क्या करते, फिर इन सब को 2 से डिवाइड करके फिर जो आंसर आता उसको लिखते वहाँ पे। तो अभी ये ऑलरेडी 1 है, तो इस पूरे इन सारे के सारे एलिमेंट्स को एज इट ऐसे ही यहाँ पे हम लिख लेंगे। 2 0 जो भी हमारे ये एलिमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। 2 1 -1 0 -1, ये प्रीवियस टेबल से हमने सारी वैल्यू लिख ली, ठीक है। अब इसके ऊपर जो की एलिमेंट के ऊपर जो एलिमेंट है ना, उसी टेबल के अंदर ये देखो, यहाँ पे 1 है, इससे ऊपर क्या आ रहा है 1, हमने इसको 0 बनाना होता है। हमने इसको क्या बनाना होता है, 0 बनाना होता है। तो अब इसको 0 कैसे बनाएंगे, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि हमारी जो ये वैल्यूज़ हैं इसी टेबल के अंदर, ये जो वैल्यूज़ आ रही है हमारी 4 1 1, ये पहला टेबल है हमारा 4 1 1 1 1, इन सब को हम लिख लेंगे इधर, यहाँ पे ये लिखिए 4 1 1 1 1। उसके बाद ये वाली जो वैल्यूज़ थी इन सब को इसके नीचे लिखे, -2 -1 -1 0 1। जब देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, 1 में से -1 करेंगे तो 0, 1 में से -1 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1, और ये -1 है। इन वैल्यूज़ को हम लिख देंगे यहाँ पे सबको। अब देखिए ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, हमने इसको 1 बनाना था और इसको 0 बनाना था। की एलिमेंट जिसके अंदर आ रहा होगा उसको 1 बनाना है और नेक्स्ट टेबल में, और उससे ऊपर और उससे नीचे वाली वैल्यू को 0 बनाना है हमने, ठीक है। बस ये याद रखना है। तो अब इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर फिर वही फाइंड करेंगे, ZJ फाइंड करेंगे। तो ZJ कैसे फाइंड आउट होगा हमारे पास, यहाँ पे ZJ की वैल्यू मैं आपको फाइंड आउट कर रहा हूँ। ZJ की वैल्यू हमारे पास ये देखिए कैसे फाइंड आउट होगी। अब यहाँ पे इसके मुताबिक ZJ हमने कैसे फाइंड करना है, तो ZJ हमारे पास फाइंड आउट होगा, इस CB को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा 0 + 3 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, प्लस इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 के साथ, तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा -3, ये दूसरा एलिमेंट आ गया। फिर ZJ देखिए 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। फिर इस 0 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 रहेगा, तो और 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रहेगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 3। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई ZJ की सारी। अब हमने क्या करना है, नीचे फाइंड आउट करना है CJ - ZJ। तो CJ की वैल्यू ये है, इसमें से ZJ को 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 2 में से -3 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 हो जाएंगे ये। फिर 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 में से 3 को माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब फिर वही काम करना है, इसके अंदर देखें सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 5, तो ये हमारे पास की कॉलम होगा इसका, जो सबसे बड़ी वैल्यू आई है, ठीक है। इसके अंदर जो कोफिशिएंट यूज़ हो रहे हैं
ठीक है। इसके अंदर जो यूज़ होने वाले कोफिशिएंट है उनको हम रेशो लेंगे उनकी, हम किसके साथ, एक्स बी के साथ। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा 1। माइनस वाली वैल्यूज़ के साथ हम कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि माइनस को हम इग्नोर कर देंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का रेशो लेना है आपने, और पॉजिटिव वैल्यू 2 है तो यही इसका आंसर होगा। तो ये हमारी क्या होगी, की रो, ये क्या बन जाएगी हमारी, की रो बन जाएगी जो मिनिमम वैल्यू होती है। अब इस की रो और इस की कॉलम के अंदर देखिए हमारे पास ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे, तो ये हमारा की एलिमेंट कहलाता है। ठीक है। अब जिसके अंदर ये की रो वाली जो की रो होगी उसको हमने क्या करना है, नेक्स्ट टेबल के अंदर इसको रिमूव कर देना है। ठीक है। और की कॉलम वाली जो वैल्यू होगी x2 जो वेरिएबल है इसको हमने इन करना होता है। मैंने पिछले भी ये बताया था, जो की रो होगा उसको हमने रिमूव कर देना है और जो की कॉलम होगा उसको हमने क्या करना है, उसको इन करना है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ये देखिए जो नया टेबल हमने बनाना है, अब एक थर्ड टेबल इसका आगे स्टेप 4 है और ये लास्ट स्टेप है हमारा। इसके अंदर अब हमने क्या करना है, सेम वैसे ही अब देखें ये x2 और x1 आ गया हमारे पास। अब x2 यहाँ पे पहले क्या था, पिछले टेबल में क्या था, ये देखिए ऊपर आपके पास यहाँ पे क्या था, s1 था हमारे पास, वो s1 रिमूव हो गया क्योंकि वो क्या था, की रो वाले को हमने क्या करना था, रिमूव कर देना है। और इन किसको करना था, जो की कॉलम, और की कॉलम कौन सा आ रहा था, ये x2। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x2 लिखेंगे और नीचे x1 हमारा वैसे ही रहेगा। ठीक है। अब x2 के हमने कोफिशिएंट देखना है, वहाँ से क्या है, तो x2 का कोफिशिएंट क्या है 2, ये रहा x2 का कोफिशिएंट, और x1 का कोफिशिएंट क्या है 3, ये लिख लिया हमने। ठीक है। अब यहाँ पे एक्स बी के अंदर वैल्यूज़ हमने लिखनी है। वो वैल्यूज़ कैसे लिखनी है मैंने अभी आपको बताया, जो हमारा की एलिमेंट आता है, की एलिमेंट हमारा क्या आया, यहाँ पे देखें इस एक के अंदर की एलिमेंट क्या है 2। उस की एलिमेंट को हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है। उस की एलिमेंट को हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो उस की एलिमेंट को अगर 1 बनाना है तो हम उसको कैसे करते हैं आगे, देखिए अगर इसको हमने 1 बनाना है अब नेक्स्ट टेबल के अंदर, तो नेक्स्ट टेबल के अंदर x2 की जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आगे x2 की जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू, इन सब वैल्यू को 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो ये देखिए एक्स बी के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1 को तो 1/2 आ जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे 1/2 लिख दिया। ठीक है। इसी तरीके से ये -1 है, जब -1 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, -1/2। अब ये तो 1 बन गया हमारे पास x2। दूसरी चीज़ हमने क्या करनी होती थी, मैंने बताया आपको, जो की एलिमेंट होगा उसके अगर ऊपर कोई वैल्यू होगी तो उसको 0 बनाएंगे, अगर नीचे कोई वैल्यू होगी तो उसको 0 बनाएंगे। तो अब इसके नीचे वाली वैल्यू क्या है, -1 है, तो इसको अगर हमने 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे फिर इसके लिए, तो ये देखिए हम अपनी इन वैल्यूज़ को, जो ऊपर वैल्यूज़ थी 2 1 0, ये जो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी ये वाली, इन सबको हम लिख लेंगे ऐसे ही 2 1 1 -1 0 1। ठीक है। तो इसके साथ अगर हम ऐड कर दें, देखिए ये अब हमने लिखी ये वाली वैल्यूज़, ये जो हमारे पास यहाँ पे आ रही थी सारी वो हमने लिख ली। ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, इन वैल्यूज़ को लिख लिया, ये जो हमारे पास यहाँ पे आई हैं, यहाँ पे ये 0 1 1/2 और -1/2। अब देखिए 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, 1 में से 0 -1 ऐड करेंगे तो 1, -1 और +1 क्या हो गया 0। तो इन वैल्यूज़ को अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। ये हमने पुट कर दी यहाँ पे। तो ये देखें ये हमारे पास x2 की वैल्यू 1 भी आ गई और उसके नीचे जो था वहाँ पे -1 था प्रीवियस कॉलम के अंदर, अगर आप देखें यहाँ पे ये -1 था, ये भी अब क्या हो गया है, 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो इनके बाद अब हमने इनका ZJ लेना है, और ZJ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इनका, मैं आगे ना आपको बताता हूँ। यहीं से देखें, इसी कॉलम के थ्रू हम देखते हैं ZJ कैसे फाइंड आउट करना है हमने। इनका ZJ हमारे पास आएगा, ये देखिए ZJ हमने कैसे लेना है, ZJ आता है CB मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 0, और 3 इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ तो 3, तो 0 + 3 कितना हो जाएगा 3।
फिर इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस इस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस 2 को इस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये कैंसिल होके 1, प्लस 3 को इस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। इनका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 5/2। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब सी जे माइनस जेड जे, इन्हीं में से हम माइनस करेंगे, ये सी जे की वैल्यू इसमें जेड जे की वैल्यू माइनस करेंगे। ठीक है, हर वैल्यू में से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0 0 -5/2 -1/2। अब हमने करना क्या होता था इसके अंदर, असल में ये जो हमारा सी जे और जेड जे के जो आंसर है ना, ये या तो 0 होना चाहिए था या माइनस में आंसर्स होने चाहिए थे। ठीक है, प्रीवियस जितने भी हमने टेबल किए उनके अंदर ना तो ये 0 थे सारे, ना ही ये माइनस में थे, कुछ 0 थे तो कुछ प्लस में वैल्यूज़ थी। हमने इन वैल्यूज़ को माइनस और 0 में लाना था, इसलिए हमने ये सारा प्रोसेस किया है। सिंस ऑल सी जे इज़ 0 और नेगेटिव, तो ये ही हमारे, फिर अब ये देखिए ये 0 और नेगेटिव हुए तो ये किस पॉइंट पे आके हो रहे हैं, हमारे x2 की वैल्यू क्या है वहाँ पे 1 और x1 की वैल्यू क्या है वहाँ पे 3। x2 की वैल्यू क्या है वहाँ पे 1 और x1 की वैल्यू क्या है वहाँ पे 3। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स को अगर मैक्सिमाइजेशन का जो हमारा सबसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसके अंदर पुट कर रहे हैं 2x1, तो x1 की वैल्यू हमारे पास 3 है और x2 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू हमारे पास 3 और x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। ये मैंने थोड़ा सा हो गया, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास है 1। अगर इनको पुट करें उसके इक्वेशन के अंदर जो हमारी मेन इक्वेशन थी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 11। जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, इसका वो पॉइंट होगा जहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी 0 हैं या -1 है। ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, ये सिंप्लेक्स मेथड है जी हमारा।